जनाब माजिद साहब, हम आपसे चाहेंगे कि आप अपना तारुफ कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ आपका शमीम जावेद साहब, आपने मौका दिया और आप मेरे ऑफिस तशरीफ़ लेकर आए। मेरा नाम माजिद खान है और मेरा ताल्लुक़ फाउंडेशन एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन से है और मैं पिछले 2015 से जो है वो रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ और फाउंडेशन एस्टेट में मैं एज अ CEO परफॉर्म कर रहा हूँ इस वक्त BT के ब्रांच ऑफिस के अंदर। सर, फाउंडेशन के तहत जो है आप क्या क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं? अच्छा, फाउंडेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपनीज़, एक ग्रुप है ये, और इसमें फ़िलहाल जो अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं ये हमारा एक बड़ा लॉन्ग टर्म एक लेंथी हमारा जो है वो प्लान है, विजन है, जिसमें अभी फ़िलहाल जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं। हमारे दो ये अलग अलग हैं वेंचर्स हैं, रियल एस्टेट अलग है यानी एस्टेट फाउंडेशन एस्टेट एंड फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा हमारे यहाँ बैंक्वेट क्लब हमारी चेन है जिसमें हमारे शादी हॉल की जो बैंक्वेट्स होते हैं ये हमारे हैं। इसके अलावा एक तरबियत इंस्टीट्यूट है जो कि O लेवल स्कूल का जो है वो NGO बेस्ड ट्रस्ट बेस्ड जो है वो स्कूल हम अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारा, और जिसके हमारे साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह हैं, वो तमाम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तमाम PhD डॉक्टर्स हमारे सर्किल से क्लाइंट्स हैं, वो तमाम लोग देखते हैं। और इसके अलावा हमारे कुछ फूड इंडस्ट्री में भी कुछ वेंचर्स हैं, बिंदास के नाम से वेंचर्स है, दादी अम्मा की किचन के नाम से कुछ काम है हमारे। और इन तमाम वेंचर्स का जो बेसिक मेन मकसद, कोर मकसद जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। हमारी जो फाउंडेशन ग्रुप की जो कोर वैल्यूज़ हैं जिसके ऊपर तमाम लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, हम और फराज अहमद कवी साहब जो हैं वो उसके ऑनर हैं, उनकी तरफ से जो हमें मैसेज है वो है सब्र, खुलूस और हमदर्दी। इन तीन अल्फाज के पीछे जो है हम ये तमाम वेंचर्स का जो हमारा राज है, जिसकी इस राज के बिना पे हम काम कर रहे हैं और इसी पे हम जो है हर रोज़ ग्रो कर रहे हैं और हमारा हर आने वाला दिन या हाजिर का दिन जो है वो गुजरे हुए दिन से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अपनी कोई तालीम के बारे में आप बताएं। अच्छा, मेरी जो एजुकेशन है, आई एम ग्रेजुएट, BCom मेरा उर्दू फेडरल यूनिवर्सिटी से मेरा किया हुआ है। इसके अलावा मैंने रियल एस्टेट मैनेजमेंट के कुछ सुफा यूनिवर्सिटी से कुछ कोर्सेज़ किए हुए हैं और हमारे आज़म मिराज साहब ने जो है वो एज आ एजुकेशन सेक्रेटरी, फराज अहमद साहब कवी साहब जो एजुकेशन सेक्रेटरी, तो उन्होंने आज़म मिराज साहब से जो है वो कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ वगैरह उस वक्त इंट्रोड्यूस किए थे मार्केट में, कुछ ब्रोकर्स की इम्प्रूवमेंट के लिए, फलाह और बहबूद के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट में अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कोई एजुकेशन, कोई डिग्री इस वक्त मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो हमारी मार्केट के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो उस मार्केट के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग मुख्तलिफ़ औकात के अंदर मुख्तलिफ़ कोशिशें कर रहे होते हैं कि यार हम अपने इस ब्रोकर में जो लिटरेसी रेट है इसको कम करें और जो मार्केट का ब्रोकर है वो मैक्सिमम हम उसको उसमें पोटेंशियल क्रिएट करके उसको प्रोफेशनल बनाएं। तो उसी सेशन के सिलसिले में जो है एक मैंने आज़म मिराज साहब के साथ भी शॉर्ट कोर्स किया था। अपने तालीम के बाद जो है अपने कैरियर का आगाज़ कैसे और कहाँ से शुरू किया? तालीम के बाद जो मैंने रियल एस्टेट का अपना जो आगाज़ शुरू किया वो 2015 में फाउंडेशन एस्टेट से मैंने ज्वाइन किया। और फाउंडेशन एस्टेट जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त फाउंडेशन एस्टेट ने बैरियर का काम स्टार्ट नहीं किया था। वी वर जस्ट वर्किंग इन DHA और DHA सिटी कराची। DHA में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उस वक्त जो है अभी भी होती है, उस वक्त भी हमारी तकरीबन 45% की जो पूरी टीम थी एक हाईली प्रोफेशनल एस्टेट थी। जब मैं ज्वाइन किया, मैं जाके फाउंडेशन एस्टेट के लोगों के साथ मिला तो मुझे बड़ा ग्रेट फील हुआ कि यार हम बड़ी ही मुनासिब जगह पे मैं पहुंच गया हूं। उसके बाद फराज भाई की गाइडलाइन के अंदर, फराज भाई की हौसला अफजाई के अंदर हमने एक BT के डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया और इस डिपार्टमेंट के अंदर हमने मज़ीद एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट करके इसमें तकरीबन हमारे 25+ के इस वक्त मेंबर्स हैं जो कि इस वक्त ऑनगोइंग काम कर रहे हैं। तमाम वो लोग हैं जो कि हमारे फाउंडेशन स्टेट के ही यहीं से ट्रेन किए हुए लड़के हैं, मतलब बिल्कुल कोरे लड़के हमने मार्केट से लेके, और 25 ब्रोकर हमने इस वेंचर में भी अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएट किए जिनका आज रोज़गार चल रहा है, इनके घर चल रहे हैं और वो हर रोज़ जो है वो तरक्की कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, प्रॉपर्टी में जो है आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं? अच्छा, मार्केटिंग जो है वो सिर्फ हम अपने प्रोजेक्ट्स ही कर रहे होते हैं। हमारे जो मेन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो हमारा जो ज़्यादा काम है वो DHA में हम लोग करते हैं। DHA में हमारी अभी रिसेंट हमने एक मुर्तज़ा पे बिल्डिंग कंप्लीट की है, साहिल कमर्शियल पे पहली बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं, फाउंडेशन एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इस वक्त बना रहा है। बाकी मल्टीपल साइट्स हैं जो कि हमारी बंगलों की हैं, रेजिडेंशियल यूनिट्स की। रेजिडेंशियल यूनिट्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम फाउंडेशन एस्टेट डिफेंस के टॉप 10 रियल एस्टेट रियल्टर्स में जाने जाते हैं बंगलो बाइंग, सेलिंग एंड कंस्ट्रक्शन के हवाले से। अभी रिसेंट लास्ट वीक भी हमने एक 700 स्क्वायर यार्ड की साइट कंप्लीट करके डिलीवर की, जिसमें मार्केट में हमने ओपन हाउस सेरेमनी पे हाई टी का इंतज़ाम किया, जिसमें पूरी मार्केट की एसोसिएशन और काफ़ी लोगों ने
उस तकरीबन एक दिन के अंदर 800 लोगों ने, मोर देन 800 लोगों ने जो उस हाउस को विज़िट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह दैट वन इज़ सोल्ड आउट। सर आप इस ज़माने के लिहाज से, जदीद ज़माने के लिहाज से अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या देते हैं? हम डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट चॉइस, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, और हर प्रोजेक्ट में हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पिछले प्रोजेक्ट से जो है इस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करें। तो अभी जैसे लेट्स सपोज हमने 700 स्क्वायर यार्ड डिलीवर किया, उसके अंदर हमने इसकी जो बेसिक अट्रैक्शन थी उस घर की, उसमें हमने रिक्रिएशनल एक्टिविटी पे थोड़ा जोर दिया, जिसके अंदर हमने उसमें बेसमेंट के अंदर पूल दिया, थिएटर दिया, ओपन स्पोर्ट्स एरिया दिया। तो ये वो भी एक इस वक्त का एग्जिस्टिंग घरों में एक मुनफरिद घर रहा, मार्केट में लोगों ने बड़ा सराहाया उस घर को, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक हमारा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, और आने वाला प्रोजेक्ट हम इससे बेहतर देख रहे हैं अपना। सर लोग, जैसे आपने बताया कि बड़ी जल्दी बुकिंग हुई, लोग आप पे एतमाद क्यों करते हैं? फाउंडेशन स्टेज पे देखें, एतमाद का जो वजह है वो वजह है डिलीवरी। जो हमने काम, हमारा माजी का किया हुआ काम, जो पास्ट में हम लोगों ने काम कर दिया है, जो हमारी पोर्टफोलियो में शामिल हो गया है, वो पोर्टफोलियो हमें हमारे क्लाइंट को हमारे साथ काम करने में मजबूर करता है। क्योंकि मार्केट में जब क्लाइंट आता है उसके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, कुछ लोग चीज़ें सस्ती भी दे रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन क्लाइंट हमारे साथ काम कर रहा होता है कि सेटिस्फेक्शन लेवल के साथ, ट्रस्ट लेवल के ऊपर, कि ठीक है यार ये काम करने वाले लोग हैं। आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड? जी जी। रियल एस्टेट से रिलेटेड मुश्किलात जो पेश आती हैं, एक तो हमारे यहाँ रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से अनफॉर्चुनेटली। उससे पहले कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर नहीं है तो फिर ज़्यादातर जो वास्ता पड़ता है वो लिटरेट ब्रोकर के साथ थोड़ा ज़्यादा वास्ता पड़ जाता है मार्केट में। उसके बाद फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, तो उससे ड्रॉबैक ये होता है कि पूरे पाकिस्तान से, कराची से नहीं, पूरे पाकिस्तान के किसी भी कोने से आके लोग काम करते हैं। मोस्ट वेलकम, सबका अपना नसीब है वो आके काम करें, लेकिन उनका चेक एंड बैलेंस नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो है वो आके गलत प्रैक्टिस की वजह से खुद भी फंस जाते हैं, दूसरों को फंसा देते हैं, और वो फिर गायब हो जाते हैं, मार्केट से वो पास्ट हो जाते हैं। तो उसमें बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं सबसे ज़्यादा, कि बंदा आया, उसके साथ उसने वो काम कर रहा था और उसके साथ किसी ने काम कर लिया और आखिर में वो चला गया। तो इसीलिए हम मार्केट में बड़ा संभल के, देखभाल के काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वी आर मिडिल मैन। तो हमने अपने क्लाइंट की ट्रांजेक्शन को उतना ही सिक्योर रखना होता है जितने हम खुद के पैसों को, या एक्चुअली होता ये कि अगर हमारा क्लाइंट अनसिक्योर हो जाएगा, उसके पैसे अगर स्टेक पे चले जाएंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी चली जाएगी, और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी क्रेडिबिलिटी। सर डीएचए सिटी और बहरिया में लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? अच्छा, डीएचए सिटी और डीएचए बहरिया टाउन कराची, तीनों के अपने अपने डायनामिक्स हैं। तीनों के इन्वेस्टर्स के जो है, वैसे देखो मेन मकसद हर बंदे का ये होता है कि कोई इन्वेस्टमेंट करें, उससे पैसे से पैसे बन जाएं, या फिर हमारी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर जाए बाय द टाइम। सबका एक मेन मकसद है, लेकिन तीनों के डायनामिक्स अलग अलग हैं। तीनों के रन करने के, तीनों के मार्केट के अप एंड डाउन्स की फ्लक्चुएशंस होती हैं, वो सबके तीनों के थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं। डीएचए एक वक्त था, डीएचए ने ट्रेंड सेट किया ट्रेडिंग का, और बाय द टाइम जब डीएचए जो 20,000 एकड़ पे इस वक्त जो है टोटल एरिया पे डिफेंस हमारा है, वो मैच्योर ऑलमोस्ट हो गया, फेज़ 8 को हटा दें इस वक्त, तो तकरीबन 20,000 में से तकरीबन 17-18,000 16,000 तो इस वक्त जो है तकरीबन वो ऑक्यूपाइड है डीएचए। तो जब डीएचए ऑक्यूपाइड हो गया, डीएचए के प्राइसेस अब शिफ्ट हो गए, तो डीएचए में सिर्फ इस वक्त एंड यूज़र रह गया है। अब जो इन्वेस्टर है जिसको पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए अब दो ऑप्शन आ जाते हैं, वो आ जाता है फिर डीएचए सिटी और बहरिया टाउन कराची। डीएचए सिटी लोग जाते हैं, डीएचए सिटी की अपनी एक जो प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी है, डीएचए सिटी ऑलरेडी कराची के अंदर ट्रायल एंड टेस्टेड है। मतलब कराची में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को लोगों ने ट्रायल कर लिया, टेस्ट कर लिया, और एक अच्छी हाईली स्टैंडर्ड लिविंग वहाँ पे अपनी गुजार रहे हैं। तो जो लोग डीएचए अप्रोच नहीं कर सके, जिसकी इस्तेताद या जिसकी इतनी ताकत नहीं हो डीएचए जाए, तो अब वो लोग डीएचए सिटी की तरफ देख रहे हैं, जो कि फ्यूचर ऑफ डीएचए कराची होगा। तो डीएचए लोगों का आने का ये मकसद है, सिक्योरिटी मिल जाती है, 10 साल पाकिस्तान से बाहर रहें, ठीक है, तो पता है कि यार प्रॉपर्टी उसकी सिक्योर है। इसके अलावा मीनवाइल जब से मलिर एक्सप्रेसवे की डेवलपमेंट हुई है, तो डीएचए सिटी का थोड़ा सा रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि अभी दोनों डीएचए अगर देखें तो इन दोनों डीएचएस के बिटवीन जो प्राइस डिफरेंस है, अगर डीएचए सिटी कराची में आज हम प्लॉट लेने जाते हैं तो हमें अच्छे से अच्छा प्लॉट 1.5 करोड़ रुपए का डीएचए सिटी कराची में मिल जाता है। वाइल अगर डीएचए जाते हैं तो 7, 7.5, 8 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है इस वक्त प्लॉट। ये जो बीच में 5, 5.5, 6 करोड़ रुपए का डिफरेंस है, ये मैं कहता हूँ ये डिफरेंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा 20 मिनट की स्ट्रेट ड्राइव पे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मलिर एक्सप्रेसवे। तो जो लोग डीएचए नहीं जा सकते एज अ रेजिडेंट, एज अ एंड यूज़र परचेज़ करने के लिए, तो उनके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोग इस तरफ वाकई सीरियस कंसीडर कर रहे हैं, भले आज नहीं 5 साल के बाद ज़रूर रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट डीएचए के नाम के साथ जुड़ जाएंगे। डीएचए बिकॉज इट्स ट्रायल एंड टेस्टेड। बाकी फिर आ जाता है बहरिया टाउन कराची।
बहरिया टाउन कराची जो है, बहरिया इट्सेल्फ ट्रेंड सेटर। बहरिया ने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर लोगों को जो मेयार दिया है वो इट्सेल्फ के वो एक ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया, अगर कोई कल को आता भी है तो उसको बहुत काम करना पड़ेगा। और मैं नहीं समझता मलिक साहब जैसा विजन वाला बंदा अगले 50 साल में तो कोई आ जाए। लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सबको बेस्ट ऑफ लक है अपनी जगह, लेकिन जो एक्सपीरियंस का मलिक साहब ने अपने 20-25 साल का मतलब आज निचोड़ दिया है। अब जो लोग आज शुरू कर रहे हैं डेफिनेटली वो 15-20 सालों के बाद कहीं पहुंचेंगे। तो बहरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ने, बहरिया की डिज़ाइन ने, बहरिया की डिलीवरी ने, जो बहरिया ने ऑन टाइम लोगों को डिलीवरी दी। कुछ लोग हैं डिस्प्यूट, वो मामला बहरिया के वो एक लेंथी टॉपिक है, उस पर अलग से बात की जा सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं, और फिर बहरिया में जब जो प्राइस है आज बहरिया को देखें तो शहर के प्राइस से कम है। अगर मिनिमम गुलिस्तान जौहर भी चले जाते हैं, एक एवरेज एरिया पकड़ लेते हैं, वहाँ पे आपको 1 करोड़ रुपए का, 1.25 करोड़ रुपए का 125 स्क्वायर यार्ड से या 100 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होता है। तो बहरिया के अंदर अगर आ जाते हैं तो बहरिया के अंदर वही चीज़ आपको स्टार्टिंग प्राइस यहाँ 30 लाख रुपये से 120 गज का प्लॉट स्टार्ट होता है, और अच्छे से अच्छा बहुत अच्छा प्लॉट इस वक्त 60 लाख रुपये का है। तो ये जो लोगों को पोटेंशियल दिख रहा है ग्रोथ का, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपेयर करें शहर से और बहरिया को, कोई इनकी आपस में कोई एग्जांपल मैच नहीं हो सकती। तो बाय द टाइम जिस वक्त ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जाएगा तो बहरिया को भी इससे डेफिनेटली डायरेक्टली फ़ायदा होगा। कि डेफलेरिया एसोसिएशन जो है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डेफलेरिया एसोसिएशन, इसके बारे में तो जो भी कहा जाए मैं क्या समझता हूँ कि इसकी तारीफ में वो कम होगा। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि रियल एस्टेट एसोसिएशंस रियल एस्टेट वेलफेयर के नाम पे बहुत सारी बनी हुई हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर के वेलफेयर के लिए, मार्केट के मसाइल के लिए। लेकिन डेफलेरिया ने इस वक्त अपने कैरियर के अंदर जितना इस वक्त काम कर दिया है, चाहे वो एजुकेशन में तो खैर कर रहे हैं ये लोग, उसके अलावा कोई नहीं कर रहा। एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, मार्केट के मसले मसाइल हो गए, टैक्सेस रिफॉर्म्स के मसले हो गए, एफबीआर के साथ जाके बैठते हैं। मार्केट में किसी बंदे की कोई डील से रिलेटेड डिस्प्यूट है, उसको ये लोग देख रहे होते हैं। मार्केट में सोशल गैदरिंग्स, मार्केट का डिसिप्लिन कायम रखने के अंदर, मतलब इतनी जगहों पे ये लोग, इनका पॉइंट है, फोकस करके इन्होंने अपनी पूरी टीम को असाइन किया हुआ है। मैं समझता हूँ इस वक्त कोई एक एसोसिएशन इतनी एक्टिव नहीं है जो कि मार्केट की फलाह बहबूद के लिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की फलाह बहबूद के लिए काम करें। क्योंकि ये जो फलाह बहबूद के लिए जो ये लोग, ये गिनती के कुछ एसोसिएशन के लोग ये लोग काम कर रहे हैं, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं ना, वो बज़ाहिर आज तो नहीं दिखते लोगों को, यार डेफलेरिया कौन है क्या है, लेकिन जितनी चीज़ें सेट हो रही हैं, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड, उस सब का जो ताज है, जो सहरा है, वो डेफलेरिया को जाता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी की लाइन में किन लोगों की आप तारीफ़ करना पसंद करेंगे? रियल एस्टेट की लाइन में मैं उन लोगों की तारीफ़ करना पसंद करूँगा जो कमिटमेंट के पाबंद हों, ठीक है, और जो अपनी कमिटमेंट के पीछे अपना सब कुछ कुर्बान करना जानते हैं, लेकिन कमिटमेंट फुलफ़िल करें। क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा जो मेनली किसी बंदे के साथ जिस वक्त हम काम करते हैं ना, तो हम मतलब नया काम जिसके साथ कर रहे होते हैं, तो हम ये देख रहे होते हैं कि यार वो कमिटेड कितना है, क्योंकि सारा गेम कमिटमेंट का है। वी आर एज अ मिडिल मैन, हम सिर्फ कमिटमेंट बेच रहे होते हैं अपनी। हम सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर सर्विस प्रोवाइडर, उसमें हम जो दे रहे होते हैं वो कमिटमेंट्स दे रहे होते हैं। हम एज अ मिडिल मैन किसी की ट्रांजेक्शन के जो है ना वो सिक्योरिटी हमारे पास होती है उसकी चाहे वो टोकन से लेके फर्दर उसकी डील प्रोसीड होकर उसके नाम पे सही चीज़ ट्रांसफ़र हो जाने तक। तो इस बीच जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, इज़्ज़त को जो है वो मद्देनज़र रखने, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स, थैंक यू।